समर्थन मूल्य एमएसपी। एमएसपी क्या है? एमएसपी वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है। अगर बाजार में कीमत गिर जाए तब भी किसान को एमएसपी मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सरकार जो है किसानों से उसकी फसल खरीदने की गारंटी देता है। अगर बाजार में कीमत कम भी हो गई तो भी सरकार उससे उसी कीमत पर जो है फसल को लेगा। एमएसपी कौन तय करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यह आयोग सरकार को एमएसपी की सिफारिश देता है। अंतिम निर्णय सरकार लेती है। तो सिफारिश के लिए होता है CACP। कितनी फसल पर एमएसपी? तो कुल 22 फसलें प्लस गन्ना एफआरपी होती है। फसल में पहला आता है अनाज। अनाज में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, रागी। 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 दालें में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 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 तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि। 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 अन्य कपास, जूट, नारियल। 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 गन्ने के लिए एमएसपी नहीं बल्कि फायर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय होता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय होता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय होता है। एमएसपी तब घोषित होता है साल में 2 बार, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल और रबी फसल। एमएसपी कैसे तय होता है? तो CACP इन चीज़ों को देखता है। मांग और पूर्ति, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच संतुलन, किसान और उपभोक्ता दोनों पर प्रभाव। एमएसपी का फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट। सरकार का लक्ष्य है एमएसपी लागत का 1.5 गुना यानी कि 50% प्रॉफिट होगा। 50% प्रॉफिट होगा। लागत क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट। A2 एक्चुअल पेड कॉस्ट। एक्चुअल पेड कॉस्ट, किसान ने जो वास्तविक खर्च किया है बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, ईंधन, इन सब में। A2 प्लस FL। A2 प्लस फैमिली लेबर, परिवार की मेहनत का मूल्य। यही कॉस्ट एमएसपी तय करने में ज़्यादा यूज होती है। C2 सबसे व्यापक लागत। तो A2 प्लस FL प्लस अपनी जमीन का किराया, अपनी पूंजी का ब्याज यानी टोटल रियल कॉस्ट। तो एमएसपी A2 प्लस FL का 1.5 गुना प्रैक्टिकली, और C2 बेंचमार्क रेफरेंस के रूप में। एमएसपी का महत्व किसानों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी, नुकसान से सुरक्षा, देश के लिए खाद्य सुरक्षा, उत्पादन स्थिरता। एमएसपी की समस्या, सभी किसानों को फायदा नहीं होता। अधिकतर लाभ सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गेहूं, धान पर ज्यादा फोकस। वाटर क्राइसिस, सरकार पर अधिक बोझ। एमएसपी वर्सेस मार्केट प्राइस, सरकार तय करती है। डिमांड सप्लाई तय, मिनिमम गारंटी फ्लक्चुएट करता है। तो क्विक रिवीजन में एमएसपी किसान की सुरक्षा कीमत, A2 एक्चुअल खर्च, F2 प्लस FL एमएसपी कैलकुलेशन, C2 फुल कॉस्ट। देशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA एक कानून है जो यह नियंत्रित करता है कि भारत में कौन और कैसे विदेशी पैसा डोनेशन ले सकता है। विदेशी पैसा भारत की राजनीतिक, सामाजिक या नीति को गलत तरीके से प्रभावित न करे। क्यों बनाया गया? 1976 आपातकाल के दौरान। 1976 के आपातकाल के दौरान बनाया गया है। डर था कि विदेशी सरकारें, एनजीओ सरकार के अंदरूनी मामलों में दखल दे सकती है। तो क्या डर था? सरकार के मामलों में जो एनजीओ है वो दखल न दे। मुख्य प्रावधान था रजिस्ट्रेशन जरूरी। कोई भी एनजीओ या व्यक्ति अगर फॉरेन डोनेशन देना चाहता है तो FCRA रजिस्ट्रेशन जरूरी है। SBI अकाउंट, विदेशी बैंक सिर्फ दिल्ली के SBI खाते में ही आएगा। यूज रिस्ट्रिक्शन, पैसा उसी काम में खर्च होगा जिसके लिए मिला है। कौन ले सकता है? एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी। कौन नहीं ले सकता है? राजनेता, चुनावी उम्मीदवार, पत्रकार, मीडिया, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश।
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रोकना। संशोधन 2010 अमेंडमेंट में नियम कड़े किए गए। राष्ट्रहित के खिलाफ उपयोग पर रोक लगाया गया। 2020 में अमेंडमेंट एनजीओ पर निगरानी बढ़ाई गई। सब ग्रांट यानी दूसरे एनजीओ को पैसा देने पर रोक लगाया गया था। तो 2000 पर एनजीओ पर निगरानी रखी गई और दूसरे एनजीओ में पैसा भेजना जो है रोक लगाया गया। वैलिडिटी FCRA रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। रिन्यू कराना जरूरी। 2022 रूल्स अपराध की संख्या बढ़ गई, 7 से 12 हो गए। रिश्तेदारों से 10 लाख फॉरिजन मनी पर छूट तो रिपोर्ट छूट। तो इसमें क्या किया, 2022 में अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। रिश्तेदारों से 10 लाख तक फॉरिजन मनी पर रिपोर्ट छूट की गई। परीक्षा के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्लस गवर्नमेंट। शेयर बाजार विनिमय। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार विनिमय स्टॉक मार्केट रेगुलेशन, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। भारत में मुख्य एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? मुख्य एक्सचेंज है बॉम्बे और नेशनल। नियामक क्या कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीआई। सेबी के काम निवेशकों की सुरक्षा, फ्रॉड रोकना, मार्केट रेगुलेट करना। मुख्य कानून सेबी एक्ट 1992 सेबी को पावर देता है। 1992 क्या है? सेबी को पावर देता है। SCRA एक्ट 1956 स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करता है। तो SCRA 1956 में क्या करता है? एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनियों के संचालन के नियम। डिपॉजिटरीज एक्ट 1956 शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की व्यवस्था करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? अंदर की गोपनीय जानकारी से ट्रेडिंग करना इनलीगल है। सेबी ने 2015 में इसके नियम बनाए थे। सेबी कैसे कंट्रोल करती है? सर्किट ब्रेकर मार्केट क्रैश रोकने के लिए ट्रेडिंग रोक देता है। ट्रेडिंग बैन गलत काम करने वाले को मार्केट से बाहर कर देता है। सेटलमेंट कंट्रोल ट्रांजैक्शन की निगरानी करता है। अपील सिस्टम सेबी के खिलाफ SAT सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेट के बाद सुप्रीम कोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाने वाली संस्था है। किसने बनाया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडियन बैंक एसोसिएशन। कानून पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। NPCI की मुख्य प्रोडक्ट सर्विस UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मोबाइल से इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर। भीम ऐप UPI आधारित ऐप है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस 24 में 24x7 इंस्टेंट ट्रांसफर 24 घंटे 7 दिन। BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम सभी बिल इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक जगह पेमेंट। CTS चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम चेक क्लियरिंग डिजिटल तरीके से। 99 USSD बिना इंटरनेट की मोबाइल बैंकिंग। NACH नेशनल ऑटोमेस्ड क्लियरिंग हाउस। सब्सिडी पेंशन सैलरी ट्रांसफर। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आधार प्लस फिंगरप्रिंट से बैंकिंग। NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच ATM नेटवर्क कनेक्टेड करता है। महत्व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, कैशलेस इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों तक बैंकिंग। FCRA फॉरिजन मनी कंट्रोल। SEBI स्टॉक मार्केट पॉलिसी। NPCI डिजिटल पेमेंट बैकबोन। PM सेवा निधि योजना क्या है? पूरा नाम PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। PM सेवा निधि यह योजना कोविड-19 के बाद स्ट्रीट वेंडर ठेला रेहड़ी वाले की मदद के लिए लाई गई है। यानी कि जो छोटे काम करने वाले हैं ना, ठेला लगाने वाले, उनके लिए लाई गई है। जून 2020 में तक इसे रखा गया था, लेकिन अब आगे बढ़ चुका है, 2024 तक हो चुका है। बेनिफिशियर्स यानी कि क्या
रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले और फेरी वाले, स्ट्रीट हॉकर्स। तो खासकर वे जो 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग कर रहे थे, तो जो पहले वेंडिंग कर रहे थे उनके लिए है। मुख्य उद्देश्य छोटे वेंडर्स को फिर से काम शुरू करने में मदद, उन्हें सस्ते लोन देना, साहूकारों पर निर्भरता कम करना। तो क्या हुआ था, कोविड-19 के टाइम इन लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, तो उसी के लिए है ये। फिर आएगा फाइनेंशियल बेनिफिट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे होगा उनको? वर्किंग कैपिटल लोन, 10,000 तक का लोन पहली बार, तो उन्हें पहली बार में 10,000 तक लोन दिया जाएगा, सेकेंड में 20,000 और थर्ड में 50,000। इंटरेस्ट सब्सिडी, 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा, सीधे बैंक अकाउंट में आती है। तो क्या है, सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। कैशबैक, डिजिटल पेमेंट करने पर कैशबैक यानी कि 1200 तक सालाना दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपीआई, क्यूआर पेमेंट अडॉप्शन क्रेडिट हिस्ट्री बनाती है और फ्यूचर लोन्स आसान करती हैं। एलिजिबिलिटी, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडी द्वारा वेरीफाइड वेंडर सर्टिफिकेट आईडी होना चाहिए। तो 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग करने वाले यही एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक चाट वाला कोविड में बेरोजगार हो गया, सरकार उसे 10,000 लोन देती है, फिर से दुकान शुरू करता है, लाखों वेंडर को मदद मिली है, रोजगार वापस आया है, इनफॉर्मल सेक्टर मजबूत हुए हैं। 7 निधि, स्ट्रीट वेंडर लोन और डिजिटल पेमेंट। PM7 विधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन 10,000 से 20,000, फिर उसके बाद 50,000। इंटरेस्ट सब्सिडी प्लस कैशबैक। टारगेट छोटे व्यापारी को सपोर्ट करना, तो क्या है, छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करना है।